हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग आधुनिक भारत के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल कहता है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की जो संधि है किसके बीच संपन्न हुई थी। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध के नवाब और नेपाल के बीच। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में इसका संधि संपन्न हुआ था। नेपाल का सुगौली की जो संधि है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक संधि हुआ था जिसे सुगौली की संधि कहते हैं। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 का इसका अनुमोदन किया गया। सुगौली की संधि को नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेड शाह ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्से को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति प्रदान किया गया। सुगौली की संधि में जो 1816 ईस्वी में हुआ था, 4 मार्च 1816 ईस्वी में अनुमोदन में आया था। तो क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही काल क्रम बताइए। तो इसका ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अब आइए जो सिखों के 10 गुरु हुए उनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखिए, गुरु नानक देव का कार्यकाल 1469 से 1539 ईस्वी तक रहा। ये सिख धर्म के प्रवर्तक यानी सिख धर्म के संस्थापक या जनक माने जाते हैं। दूसरा है अंगद देव, इनका कार्यकाल 1539 से 1552 तक रहा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को लिखा। कौन? अंगद देव। तीसरा है अमरदास देव, ये 1552 से 1574 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने गुरु प्रसार हेतु यानी गुरु के प्रचार हेतु 22 गद्दी का निर्माण कराया अमरदास ने। चौथा है रामदास देव, 1574 से 1581 ईस्वी में तक इनका शासनकाल रहा। ये अमृतसर शहर के संस्थापक माने जाते हैं रामदास। ठीक है। पांचवा है अर्जुन देव, ये 1581 से 1606 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, सिख के रूप में गुरु के रूप में काम किया। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना माना जाता है, यानी अर्जुन देव को स्वर्ण मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है। छठा है हरगोविंद सिंह या हरगोविंद देव, 1606 से 1644 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया। सातवां है हर राय देव, 1644 से 1661 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया, यानी उत्तराधिकार जो गद्दी के लिए चल रहा था युद्ध, उसमें इन्होंने भाग लिया था। हरकिशन देव, आठवां है हरकिशन देव, इनका कार्यकाल 1661 से 1664 ईस्वी तक रहा और ये अल्पायु इनकी मृत्यु हो गई, यानी बहुत कम समय में। देखिए, 1661 में इन्होंने गुरु के रूप में पद ग्रहण किया और 64 में इनका मृत्यु हो गया। नौवां है तेग बहादुर देव, तो इनका कार्यकाल 1665 से 1675 ईस्वी तक रहा। जो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने की थी। ठीक है। 10वां है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। इनका कार्यकाल 1675 से 1708 ईस्वी तक इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था और खालसा पंथ का सेनापति के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन है मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, बांडीवास में। तो इसका सही आंसर श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में।
तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद भी टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर डाली और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू सुल्तान पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तो दोस्तों क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी, रिपन। तो इसका सही आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में काम किए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सुधार, है ना, और अनेकों प्रयास किए गए। जैसे सामाजिक सुधार में 1829 ईस्वी में राजा राममोहन की सहायता से सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, शैक्षणिक आधार पर मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग पारित हुआ 1835 ईस्वी में, जिसे मैकाले आयोग कहते हैं। 1835 में इस आयोग के सिफारिश पर अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का दर्जा दिया गया और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए आयोग बनाया गया। 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही हुआ था। सरकारी सुधार में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट पारित होने के बाद इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सेवक के लिए परीक्षाओं का आधार बनाया गया। तो क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग, कार्टियर। तो देखिए ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया था, वेंसीटार्ट आया था, फिर कार्टियर आया था, फिर वॉरेन हेस्टिंग आया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रॉबर्ट क्लाइव ए में, वेंसीटार्ट 2 में, कार्टियर 4 में और वॉरेन हेस्टिंग 3 में। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक शासन किया और 1765 से 1767 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 2 बार भारत पर शासन किया गवर्नर के रूप में। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ और रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है, वेंसीटार्ट 1760 से 65 ईस्वी तक ये शासन किया। इसी के समय में बक्सर के महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था और यही इसी युद्ध से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया था। कार्टियर 1769 से 72 इनका शासनकाल रहा और 1770 ईस्वी में इनके शासनकाल में ही बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल पड़ गया था। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था जिसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का बनाया गया था। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल किसके आधार पर बनाया गया था? तो 1773 ईस्वी के आधार पर बनाया गया था। तो क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल एक्ट लागू किया गया था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। 1858 के अधिनियम के तहत पारित होकर के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। इनका कार्यकाल 1856 से 1872 ईस्वी के कार्यकाल में इनका सामाजिक सुधार के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता पारित किए गए। इसी समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा यानी 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा 1861 ईस्वी में बम्बई है ना, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंडियन पेनल कोड 1862 ईस्वी में इंडियन पेनल कोड को 1860 ईस्वी में ही ड्राफ्ट बना लिया गया था, लेकिन 1861 ईस्वी में ये पास हुआ और 1862 ईस्वी में आईपीसी एक्शन शुरू हुआ। इससे पहले भारत में कानून के लिए इंग्लिश क्रिमिनल लॉ का उपयोग होता था, इंडियन पेनल कोड का इस्तेमाल नहीं होता था पहले। आज तक हम लोग आईपीसी को लागू करते हैं भारत में। तो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग और ऑकलैंड। इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो डलहौजी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 ईस्वी में हुआ। 1852 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1 जुलाई 1852 ईस्वी को सिंध के आयुक्त सर वर्टले फ्रेरो द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक टिकट जारी किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके शासनकाल में भारत में यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे, टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। 1854 ईस्वी में उसने कलकत्ता से आगरा तक 800 मील, कितना मील? 800 मील का टेलीग्राफ शुरू किया गया। उसने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और उसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता को बनाया और मेरठ में, कलकत्ता से बदल करके मेरठ में किया तोपखाने का मुख्यालय, और सेना मुख्यालय भी शिमला में बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया। वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन जैसे मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजबल्लभ, मीर मदान और आदिम खान। तो इसका सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान ने सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था और बाकी सिराजुद्दौला के विरुद्ध में लड़ा था। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में प्लासी नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, लतीफ़ खां और राय दुर्लभ, ये 3 राजद्रोही था जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक स्थान में दोनों सेनाओं के आमने सामने हुई, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति की तरफ से, दोनों सेना के बीच में आमने सामने हुई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। सिराजुद्दौला की सेना के तीनों धोखेबाज कौन कौन? मीर जाफर, लतीफ़ खां और राय दुर्लभ, ये तीनों धोखेबाज एको भी गोला नहीं दागा और नहीं सेना को आदेश दिया लड़ने के लिए, जिसके कारण से नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया। तो क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। ये कहाँ की घटना है? ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कलकत्ता। तो इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाएगा। ये घटना, काल कोठरी की जो घटना है वो पश्चिम बंगाल की घटना है, कलकत्ता की घटना है, जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है, यानी कि 1857-56 की काल के समय की बात है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
बंगाल के नवाब 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान हार गया था। तो उससे पहले सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे शामिल थे, एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया था। 20 जून 1760 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद 23 जून को प्रातः कोठरी खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। 123 लोग की मौत हो गया था। इसी घटना को हम लोग ब्लैक होल काल कोठरी की घटना कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि। 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही आंसर मोहम्मद रजा खान हो जाएगा, जो मुर्शिदाबाद के उप दीवान के रूप में बनाया गया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 ईस्वी के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। शाह आलम कौन था? मुगल सम्राट। ले लिया गया, उससे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों के हाथों में दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस कंपनी सीधे कर संग्रह यानी वसूलने के लिए भार तो नहीं ले सकती थी और न ही उसके पास ऐसी कोई क्षमता थी कि वो डायरेक्ट कर वसूल सकता था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप दीवान के रूप में भी कार्य किए थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता रहता था, लेकिन उत्तरदायी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। यानी कर वसूलने का काम भारतीयों द्वारा होता था और कर वसूलने के बाद लेता था कौन? तो कंपनी लेता था। ओके, अब हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।